नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग एक ऐसी कंपनी की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। नाम से बड़ा यूनिक लगता है। रैंडमली हम कुछ सर्च कर लेते हैं। कहते हैं एक्सप्लोर नेक्स्ट जनरेशन केवीएम ओवर आईपी। और ये कहती है टीवी टेक बेस्ट ऑफ शो 2000 उसको अवार्ड मिला था, विनिंग अवार्ड की बात करती है। और इनमें कंपनी की बिजनेस मॉडल में देखेंगे तो क्या कहती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल में देखा जाए तो कंपनी खास करके ग्लोबल कहती है सॉल्यूशंस इंटीग्रेशंस का और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशन का कामकाज कहती है। इसके अलावा डिस्कवर ब्लैक बॉक्स को लेकर कहती है कि हमारे पास क्या क्या है, मिशंस हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट्स हैं और कंट्री लीडरशिप की बात कहती है और अलग अलग चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। जहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारे पास 35 से ज़्यादा कंट्री को हम वर्ल्ड वाइज सर्व करते हैं। 30 प्लस जो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के साथ काम करते हैं और 5,000 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट हमारे पास है, जो कि लोकेशन की बात कहती है। 75 प्लस डिलीवरी एंड सपोर्ट्स सेंटर की बात कहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कुछ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन की बात कहती है और इन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपनी आईटी सेक्टर को लेकर काम किया। कहती हैं सोल्यूशन में कनेक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेटा सेंटर, इंटरप्राइजेज नेटवर्किंग और खास करके मॉडर्न वर्क स्पेस और द साइबर सिक्योरिटी पे कंपनी कामकाज करती है। सर्विसेज के अंदर प्रोफेशनल सर्विस और द मैनेज सर्विस की इन्होंने बात रखी हुई है। इसके अलावा ब्रांड की बात उन्होंने कहा कि हमारे अलग ब्रांड्स इनके पास ढेर सारा ब्रांड्स की बात करती है। ब्रॉड प्रोडक्ट में ऑडियो वीडियो से लेकर के और केबल एलओटी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स केवीएम जैसे नेटवर्किंग जैसे चीज़ें शामिल है। इंडस्ट्रियल के बेसिस पे देखें तो इनको कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से लेकर के रिटेल की बात करें या फिर डिफेंस सेक्टर में बात करें तो हेल्थ केयर के अलावा जो कि ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स हैं उसमें भी इनका कामकाज रहा है और कंपनी कामकाज अपनी करती रही है। चलिए इनकी हम मार्केट की फाइनेंशियल पोजीशन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और आने वाले समय में क्या ग्रोथ लेवल लगातार बढ़ोतरी में है या कुछ ऐसी आर्टिकल तो नहीं कहती जिसको लेकर के थोड़ा सा इनमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। देखा जाए तो उनका बुक वैल्यू कहता है कंपनी का करीब 37 का, इंटरेंसिक वैल्यू की बात करें तो कहते हैं 194 का। करंट सिचुएशन की जो प्राइस है वो लगातार हायर टू हायर पे चल रही थी, रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है। कंपैरिजन विद द यदि क्वालिटी से कंपेयर करके देखें इंडस्ट्रियल के बाकी पे से तो जो कंपटीटर है उनसे तो यहाँ पे नियर अबाउट उससे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट कहती है फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें 42% से 30% दर्शाती है। जहाँ तक प्रमोटर्स का कंट्रोल का सवाल है 71% की कंट्रोल करती है। उस कंट्रोल में डिमेरिट की बात यह है कि 9% की होल्डिंग उन्होंने प्लेज करके रखी हुई है। यदि हम कुछ और पहलू की तरफ ध्यान दें जिसमें से एक बड़ी पहलू आता है कि डेट क्या है, तो डेट टू इक्विटी के बारे में 1.13 कहता है, करंट रेशियो का नंबर 1.24 कहता है, डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। केवल और केवल इसके बेसिस पे क्या लगता है कि आने वाले समय में ट्रेंडिंग वेव बनती है या इसमें गिरावट का असर हो सके। जहां इसके लिए हम रिस्क एनालिसिस करेंगे जिसमें कि हमने नेट इनकम मार्जिन को देखें, डेटर्स रेशियोज को देखेंगे और डेटर्स वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखेंगे और एक कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे कि आने वाले समय में जो प्राइसेस है वो 1200 से लेकर के 1500 के लिए पॉसिबिलिटी बनाती है या नहीं बनाती। मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, केवल एक कंक्लूजन की तरफ रिस्क को एनालाइज करेंगे और इस पे एक कंक्लूजन की तरफ चलेंगे किसको लेकर के, एक ट्रेंड को लेकर के। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे क्या कि रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न बना के दे रही है वो क्या वैल्यूएशन लगातार बढ़ती है या घटती हुई नजर आती है। जानने की कोशिश करेंगे इनके कुछ पार्ट्स को लेकर के जहां पे देखा गया पिछले एक साल में 124% की स्टॉक प्राइस में वृद्धि दर्ज करती है और पिछले 5 सालों में करीब 2200% से ज्यादा की ग्रोथ लेवल बनाती है। ओवरऑल यदि पिछले 6 महीने के डेटा की बात करें या फिर भी 1 महीने के डेटा की बात करें तो 1 महीने में लगातार इसमें 20% तक की उछाल देखने को मिला है। इस उछलती कूदती मार्केट के लिए सिंगल से गोल्डन रूल को डिस्कस करेंगे जो कि हमेशा एक सस्टेनेबिलिटी बना के दे सकती है मार्केट को लेकर। यदि हम इसकी का फंडामेंटल फाइनेंशियल सिचुएशन को समझें तो देखने में आती है जो इनका जो सिचुएशन था वो ट्रेंडिंग बेबिश का ये कहता है जहाँ कि कुछ में गिरावट कुछ में अच्छी खासी कमाई की बात उन्होंने रखी है।
यही पार्ट को यदि हम नंबर में देखें तो कंपनी का खुद का भी कारोबार कहती है, वो करीब 61 करोड़ 81 करोड़ के आसपास कहती है, और ओवरऑल जो कंपनी का कारोबार है वो करीब 1400-1500 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को दिखाती है। जहाँ तक पुराने हिस्टोरिकल डेटा देखें तो कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए, खास करके 20 पीरियड को छोड़ते हैं, तो इसके अलावा मार्केट में देखा है तो चलो 1400-1500 करोड़ के आसपास की, अर्थात एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी को लेकर के, लेकिन यदि आप इनकी इन परत को देखें नेट प्रॉफिटेबिलिटी को, तो वो लगातार अच्छी बात कहती है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होगा। इसका भी एक बड़ा रीजन है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम में कंपनी लगातार निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। आखिर क्या हुआ कंपनी को लेकर के जहां पे लगातार नुकसान बुक कर रही है अदर सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे, और इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी ज़्यादा रही है कंपनी को लेकर के, तो क्या इसको लेकर सस्टेनेबिलिटी बन पाएगी आगे चल करके या नहीं? इसको हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। ईयरली ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। ईयरली ग्रोथ में देखा गया कंपनी का करीब करीब 6000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर क्रिएट करती है, और इसको ये कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों के डेटाबेस में अभी तक पिक नहीं किया है। 170 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी बुक करती है। प्रॉफिटेबिलिटी की आंकड़ा से देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा किसी पीरियड में उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया है, वो आंकड़ा क्या थी? लास्ट 12 महीने की डेटा, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी वृद्धि दर्ज करती है और इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी ज़्यादा सता रही है। यदि ये इतना नहीं सताती उसको, तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा उबर के निकल सकती। लेकिन क्या इंटरेस्ट क्या कहती है और रिस्क फैक्टर क्या कहती है? तो रिस्क को लेकर कहती है 22 दिन का रिस्क फैक्टर की बात कहती है, उसमें कोई बड़ी मोमेंटल नहीं थी। लेकिन यदि आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पे कहती है कि इनकी कर्ज लगातार सेम रही है। कर्ज के अलावा उन्होंने यूटिलाइजेशन क्या किया, तो उनकी फिक्र से लगातार डेवलप करती है। रेस्ट जो पैसे हैं इनके पास अदर एसेट्स के अंदर पड़ी हुई नजर। अदर एसेट्स में क्या है? क्या बैंक बैलेंस है? तो यहाँ पे बैंक बैलेंस भी अच्छी खासी हैं। कैश करंट की बात करें तो ट्रेड रिसेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 500-450 करोड़ की आंकड़ा दर्शाती है। इन्हीं सभी नंबरों को लेकर के हमने एक शॉर्ट एनालिसिस किया और देखा कि रिस्क फैक्टर क्या कहती है। नेट इनकम जो मार्जिन रही पूरे ओवरऑल बिजनेस में, वो 3% कहती है, जिसमें हमने अदर सोर्स ऑफ इनकम से चाहे वो फायदा हो या नुकसान हो, हमने उनको ऐड ऑन करके रखा है। यदि डेटर्स रेशियोज को देखें तो 7% का आसपास कहती है। डेटर्स वर्सेस नेट प्रॉफिट रेशियो को देखेंगे तो वो करीब 265% कहता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क इम्पैक्ट की दर्शाता है, लेकिन नंबर ऑफ डे को लेकर के चिंता की बात नहीं दिखा। यदि इनके कुछ और पहलों पहलू की तरफ देखें तो ये कंपनी को लेकर कहती है, पहले एजीसी नेटवर्क लिमिटेड के नाम से हुआ करता था, बाद में टाटा टेलीकॉम लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के बाद में जो कि 1986 में था, और उसके अलावा तो मैन्युफैक्चर द टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, इट इज़ करेंटली हेल्ड बाय द इशार टेलीकॉम्स लिमिटेड, और ओवर द ईयर जो कि एजीसी है इन्वॉल्व इनटू द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशंस सर्विसेज में इनका कामकाज रही है। अर्थात पहले टाटा ने कंपनी स्टार्ट किया था, इसके बाद में एस्सार के पास चला गया, आजकल एस्सार के पास से चल रही है। यदि इनमें कुछ पार्ट को हम समझें, उन पार्टों को जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ लेवल की दर्शाती है, तो सेल्स को लेकर के चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन लगातार बढ़ी है ग्रोथ को लेकर के। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बुल करती हुई नजर आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको लगातार बैकअप देने के कगार पे चल रही है। यदि निवेशकों की माने तो निवेशकों में देखा गया कि एफआई बिल्कुल है, डीआई की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन आम पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। तो अर्थात इसमें यदि डीआई एंट्री करता है, सोचने वाली बात है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकती है? बुल हो सकती है। जबकि एस्सार ग्रुप के पास यदि देखा जाए तो इनके पास केवल एक ही कंपनी का नाम आता है फिलहाल यहाँ पे, एस्सार टेलीकॉम सिस्टम लिमिटेड को लेकर के, और जो इनकी ग्रुप्स कंपनियां उनके पास अभी एस्सार पोर्ट्स हैं, होल्डिंग्स हैं, ढेर सारी कंपनी हैं, तो इनको बेसिकली इसी कंपनी के अंदर रखा गया है, ग्रुप के अंदर। इसमें कुछ रिसेंटली ट्रेड भी हुआ था, बड़ी ट्रेड की बात करूँ तो कुछ बड़ी ट्रेड जुलाई में एक्टिवेट हुआ था, और वो कुछ जो बड़े ऑपरेटर्स या ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी सेम डे में ट्रेडिंग करते रहते हैं। उनका कोई ज़्यादा, वो केवल मार्केट में सेंटिमेंट की बेसिस पे देखते हैं कि आखिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटल है, और वहाँ पे वॉल्यूम लेके आते हैं और फिर वॉल्यूम लेके निकल जाते हैं।
यदि हम पब्लिक होल्डिंग के सवाल को देखें तो पब्लिक होल्डिंग में कुछ होल्डिंग तो शायद कह सकते हैं कि 6-7% की होल्डिंग बड़े निवेशकों के पास है और रेस्ट होल्डिंग की बात करें तो निकल के आती है करीब 20% के आसपास मान लेते हैं 20 या 19% के आसपास होल्डिंग आम पब्लिक के पास है। उसमें पिछले पीरियड से कंपेयर करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा नए नए प्लेयर आए हैं। जहाँ पे पहले करीब 26,000 के आसपास की लिस्ट थी, वहाँ पे जो लिस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करी है, क्योंकि डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ऐसा आंकड़ा उन्होंने दर्शाई है। उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा यदि हम उन परतों को भी देखें जहाँ पे पीयर्स को कंपेयर किया जाए तो कहती है जोकरावल फिन, पीवी फिनटेक्स, कोफो जैसी कंपनी भी शामिल है। उनकी कंपनियां में जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स, वो भी नियर अबाउट द इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों कंपनी टू बेटर ही परफॉर्मेंस करती नजर आई है। जहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ती नजर आती है। यदि हम इनकी कुछ और पहल पन्ने को जरा खोलें तो शायद ये कह सकते हैं जो उनको आईटी इनेबल सर्विस के अंदर रखा गया है। बीएसई स्मॉल कैप की कंपनियां हैं। जो वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम इसमें अच्छी खासी चल रही है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं तो काफ़ी कम वॉल्यूम की बात करती है। जबकि कंपनी निवेशकों के बारे में बहुत ज़्यादा हित नहीं सोची अभी तक मैनेजमेंट ने, कुछ ऐसा दिया नहीं है। कभी किसी जमाने में कुछ दिया था। अभी यदि इनकी इन परतों को देखें, खासकर कंपनी का खुद का कारोबार से देखें, तो रिवेन्यू ग्रोथ में डिक्लाइन करती है, प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन सस्टेन थोड़ी-सी करती है और जो इसे अब ये पार्ट था इसमें थोड़ी-सी हल्का आती है और इसमें भी नियर अबाउट बराबर ही रहता है नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के। लेकिन ओवरऑल ये तो स्टैंडअलोन डेटा था। ओवरऑल यदि बिज़नेस को आप देखेंगे पूरे के पूरे कंपनी के सारे कारोबार से, तो हमने ये निकाला कि यहाँ पे 3% के आसपास की रिवेन्यू और नेट इनकम मार्जिन था और ये भी आंकड़ा कहती है कि इससे थोड़ा-सा कम का आंकड़ा दर्शाती नज़र आई है। ये हमने उसको समझने की और रखने की कोशिश किया है। जहाँ कुछ पार्टों में रिस्क की बात कहती है, कुछ पार्टों में नहीं भी कहती है। ओवरऑल यदि हम कंपनी की कुछ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की देखें, तो कंपनी की स्टॉक प्राइस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करती है, अर्थात मार्केट में हमेशा डिमांड भी रही है। हमेशा कंपनी की स्टॉक डिमांड में रही है, क्योंकि इनका फंडामेंटली जो कामकाज रहा है, वो लगातार क्या कहती है, लगातार सस्टेन करती है और सस्टेन करते हुए इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट थी, वो लगातार वृद्धि दर्ज करती हुई नज़र आई। जबकि आरओई का आंकड़ा बेटर कहती है और कुछ पार्टों को लेकर देखा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में बेटर रिजल्ट लेके दिया है। और इनके बेसिस पे यदि हम उन पहलुओं को चलें, जहाँ पे हमने कहा था कि एक सिंगल से गोल्डन रूल की तरफ चर्चा करते हैं। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि जब भी इंटर करें तो उसकी टारगेट क्या है, टारगेट क्या लंबे पीरियड के लिए है। तो लंबे के लिए तो केवल और केवल 2 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो फंडामेंटल देखना चाहिए, साथ में उसकी परफॉर्मेंस लेवल हम जहाँ देखते हैं। दूसरी परत में हम उसके फ्यूचरिस्टिक देखें, जो आखिर फ्यूचर में सेगमेंट काम करेगी, इस कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल बेटर कर सकती है, नहीं कर सकती है, मैनेजमेंट उस लेवल पे कामकाज करने की लायक बनती है। शॉर्ट टर्म में हमेशा देखा गया कि यदि मार्केट रिस्क पे है तो एसएल करके निकलना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो बुकिंग करते रहना पड़ेगा और यही एक सही सलामत क्या है रूल बनाती है, कहती है, क्योंकि सबको चाहिए प्रॉफिट और सबको चाहिए प्रॉफिट। मान लेते कोई नई प्लेयर मार्केट में आए, उन्होंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे आकर के उन्होंने बेचा नहीं, यहाँ पे आकर के सेंटीमेंट पे बेच दिया तो उनको नुकसान हो गया और यदि होल्ड किया तो यहाँ पे उन्होंने सस्टेन कर दिया। ऐसी बातें हो सकती है, चलती रहती है मार्केट की स्ट्रेटजी को लेकर के। आने वाले समय में जिस हिसाब से इनका कामकाज रही है, फंडामेंटल बैकग्राउंड की बात कहती है, आने वाले समय में ये 1200 से 1500 तक होना पॉसिबिलिटी बना सकती है, लेकिन हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अ, यदि आपको अच्छा लगा हो इन लर्निंग में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेयर।